साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी दोस्त स्कूल वे कहता राजनीति विज्ञान विकास और आप जुड़े हुए हैं विकास चौधरी आरएस चैनल के ऊपर। माँ सरस्वती माँ भगवती को वंदन। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों थंबनेल के ऊपर आप लोगों को साफ साफ पता है, आज हम लोग बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों अंतरराष्ट्रीय करंट यानी कि इंटरनेशनल करंट, अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी की बात करेंगे और ये लगभग घंटा भर का सेशन रहेगा। इस घंटे भर के सेशन की बात करें, अंतरराष्ट्रीय करंट को हम प्यारे विद्यार्थियों स्टैटिक जीके के साथ में को रिलेटेड करके पढ़ेंगे। बात करें ये क्लास किसके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, स्कूल लेक्चरर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, साथ ही साथ नेट सेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, और केंद्र या फिर मैं बात करूं राज्य स्तर की कोई भी भर्ती परीक्षा जिसमें अगर अंतरराष्ट्रीय करंट अंतरराष्ट्रीय समसामयिक है उनके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। प्यारे विद्यार्थियों हम लोग सेशन में कुछ चीजें मैं आप लोगों को लिखूंगा, कुछ मैं बोलूंगा, आप लोगों को क्या करना साथ में कॉपी और पेन लेकर के बैठना है। कुछ चीजें मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगा, कुछ चीजें मैं आपको कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा। सीधे हम लोग बात करते हैं मुद्दे की। अब देखिए, इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां सदस्य बना। इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां सदस्य बना। इंडोनेशिया की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, जो कि ब्रिक्स का 10वां सदस्य बना है। 10वें सदस्य की बात करें कि सर 10वां सदस्य इंडोनेशिया जो ब्रिक्स का कब बना, तो ध्यान रखना आपके 6 जनवरी 2025 को। कब बना और बना प्यारे विद्यार्थियों 6 जनवरी 2025 को बना था। कब बना? 6 जनवरी 2025 को बना। अब देखिए हम लोग बात करें ब्रिक्स कि सर ब्रिक्स क्या है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का संघ ब्रिक्स कहलाता है। ब्रिक्स क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उभरती अर्थव्यवस्थाएं राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं, उभरती अर्थव्यवस्थाओं का क्या है? संघ है। बात करें सर ब्रिक्स का गठन कब हुआ या फिर ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, तो हुई थी प्यारे विद्यार्थियों 2009 में। और 2009 की बात करें 16 जून 2009 स्थापना, और स्थापना की बात करें तो आपके 16 जून और 16 जून आपके 2009 और 16 जून 2009 को ब्रिक्स की स्थापना हुई। बात करें प्यारे विद्यार्थियों ब्रिक्स और ब्रिक्स में कितने सदस्य देश है, तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों 5 सदस्य देश है। कितने सदस्य देश है? 5। बी से हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ब्राजील, आर से हो जाएगा आपके रूस, आई से हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों इंडिया। यानी कि हम बात करें तो देशों के पहले पहले अक्षरों को तोड़ करके ब्रिक्स बनाया। सी की बात करें तो सी से हो जाएगा चीन, और एस की बात करें तो हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका। बी से क्या हो जाएगा आपका? बीटे नहीं होगा, ध्यान रखना। बी से क्या होगा? ब्राजील। बी से हो जाएगा आपका ब्राजील। क्या हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। आर की बात करें तो आर से हो जाएगा आपका रूस। आई की बात करें तो आई से हो जाएगा आपका इंडिया, और सी की बात करें तो सी से हो जाएगा चाइना, और एस की बात करें तो साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। यानी कि सदस्य देशों के पहले पहले अक्षर को तोड़ करके ब्रिक्स नाम दिया गया। अब प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना ब्रिक्स और ब्रिक्स को अन्य नाम की बात करना कि सर इसका एक और अन्य नाम है आपके R5। क्या है? R5। और R5 की बात करें ना तो ये 5 देश है ना, इन 5 देश की मुद्राएं आर से शुरू होती है। इनकी मुद्राएं है जो आर से शुरू होती है। वर्तमान में करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां सदस्य बना। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों कब बना, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि सर 6 जनवरी 2025 को बना। लेकिन ध्यान रखना जोहान्सबर्ग सम्मेलन हुआ था, और जोहान्सबर्ग सम्मेलन हुआ था आपके 2023 में। उस समय 10वें सदस्य बनाने के ऊपर सहमति हुई थी। 2023 और 2023 में सम्मेलन हुआ था किसका? ब्रिक्स का। और सम्मेलन कहां पर हुआ था? जोहान्सबर्ग। और जोहान्सबर्ग सम्मेलन, इस सम्मेलन में यह सहमति बनी कि इसका सदस्य बनाया जाएगा। किसका सदस्य? सदस्य बनाने की सहमति हुई कि भाई साहब है जो आपके ब्रिक्स का सदस्य बनाया जाएगा इंडोनेशिया का। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों की आ सकता है। प्यारे विद्यार्थियों हम लोगों ने जो
टेस्ट सीरीज चलाई थी, टेस्ट सीरीज 1.0 और 2.0 में। ब्रिक्स की बात करें या फिर बात करें आसियान की या फिर बात करें दक्षेस की या फिर बात करें यूएनओ की, एयू की, ईयू की, सभी संगठनों के बारे में बहुत विस्तार से और ठीक से बताया हुआ है। आप लोग जो प्यारे विद्यार्थी अच्छे से देख लेना, अच्छा प्रश्न आप लोगों के लिए आ सकता है। आगे चलते हैं। आगे प्यारे विद्यार्थियों, बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025, बिमस्टेक शिखर सम्मेलन और बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 में हुआ। सर कब हुआ? हुआ था प्यारे विद्यार्थियों 4 अप्रैल 2025 को। कब हुआ था? ये हुआ था आपके 4 अप्रैल और 4 अप्रैल 2025 को ये सम्मेलन हुआ था। हम लोग बात करें कि बिमस्टेक और बिमस्टेक की स्थापना कब हुई थी, तो 6 जून 1997 को, 6 जून 1997 को बैंकॉक सम्मेलन के द्वारा ब्रिक्स की स्थापना हुई। और इसके सचिवालय की बात करें, बिमस्टेक और बिमस्टेक का सचिवालय है आपके ढाका, और ढाका की बात करें तो बांग्लादेश। सचिवालय और सचिवालय कहां पर है? सचिवालय है आपके ढाका, और ढाका की बात करें तो ढाका बांग्लादेश की प्यारे विद्यार्थियों राजधानी है। बिमस्टेक और बिमस्टेक की स्थापना गठन की बात करें तो 6 जून 1997 और कहां पर हुई थी? बैंकॉक में। 6 जून 1997 कहां पर हुई? तो आप लोगों को उत्तर आना चाहिए सर, बैंकॉक हुई थी। बैंकॉक, बैंकॉक में इसकी स्थापना हुई। और वर्तमान शिखर सम्मेलन 2025 4 अप्रैल को हुआ था। सर 4 अप्रैल को सम्मेलन हुआ, लेकिन सम्मेलन कहां पर हुआ? जहां पर स्थापना हुई बैंकॉक, और बैंकॉक की राजधानी, बैंकॉक की बात करें तो थाईलैंड की राजधानी। ये 2025 में 4 अप्रैल को जो सम्मेलन हुआ ना, ये सम्मेलन हुआ था आपके बैंकॉक में। कहां पर? बैंकॉक में। और वही बैंकॉक जहां पर आपके 6 जून 1997 को बिमस्टेक की स्थापना या फिर गठन होता है। ध्यान रखना, बैंकॉक है आपके थाईलैंड, THAILAND, थाईलैंड की है राजधानी। और थाईलैंड देश आप सभी का पसंदीदा देश है। ये ध्यान रखना, जो 2025 में हुआ था, कौन सा सम्मेलन था सर? इस सम्मेलन की बात करें ना, तो सम्मेलन और सम्मेलन की बात करें तो 2025 और 2025 में छठा सम्मेलन था। कौन सा? छठा सम्मेलन। 2025 में जो बिमस्टेक का सम्मेलन हुआ था, ये छठा सम्मेलन था। प्यारे विद्यार्थियों, बात करें सर इस सम्मेलन और इस सम्मेलन की, जो 4 अप्रैल 2025 को हुआ था, इस बिमस्टेक सम्मेलन की थीम क्या थी? और थीम थी समृद्ध, लचीला और खुला बिमस्टेक। समृद्ध थीम, और थीम की बात करें समृद्ध, लचीला और खुला बिमस्टेक। खुला बिमस्टेक, खुला बिमस्टेक, बिमस्टेक। और ये थीम आपकी आ गई थी। कब आई थी? ग्रुप बी। और ग्रुप बी की बात करें, स्कूल लेक्चर का हुआ था 26 जून को ये थीम आ गई थी। अब प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए कहां से प्रश्न पूछा जा रहा है। आप लोगों को अपन कह सकते हैं कि तह तक जाना पड़ेगा। यह प्रश्न जो राजनीति विज्ञान के सेकंड पेपर में आने लायक है, लेकिन एग्जामिनर ने पूछ लिया फर्स्ट पेपर में। ध्यान रखना, इस सम्मेलन और इस सम्मेलन की बात करें जो 2025 में सम्मेलन हुआ था, सर इसमें किन किन देशों ने भाग लिया? तो ध्यान रखना, बांग्लादेश ने भाग लिया था, भूटान ने भाग लिया था, भारत ने भाग लिया था। भाग और भाग की बात करें, आपको याद रखना B3 की बात करें तो बांग्लादेश, भूटान और भारत। बांग्लादेश, भूटान व भारत, 3 देश तो ये हो गए, बांग्लादेश, भूटान और भारत। उसके बाद में नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड, 4 और देश। नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। इन देशों और इन देशों की बात करें तो इन देशों के राष्ट्राध्यक्ष और इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था। बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना किन देशों ने भाग लिया था, इसकी थीम क्या थी, किन देशों के राष्ट्राध्यक्षों और प्रधानमंत्रियों ने भाग लिया था। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, बिमस्टेक की बात करें ना, तो बिमस्टेक एक इस समय बात करें इस सम्मेलन में एक विजन अपनाया, और उस विजन को बैंकॉक विजन 2030 एक अपन कह सकते हैं रोड मैप तैयार किया। और इसमें जो सम्मेलन हुआ था 4 अप्रैल को, रोड मैप या फिर हम बात करें
विजन तो 2030, विजन 2030 एक रणनीति बने कि 2030 तक बिम्स्टेक को इस प्रकार से काम करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इसको करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना ही पढ़ना, साथ साथ में हो सकता है कि करंट का प्रश्न नहीं आवे तो आप लोग इसको स्टैटिक जीके के तौर पर पढ़ लेना और बिम्स्टेक का नाम भी याद रखना। कई बार बिम्स्टेक का सीधा नाम आ सकता है कि बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान रखना द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल in the Bay of Bengal initiative, the Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economical cooperation, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है। यानी कि इस प्रकार के प्रश्न आएंगे ना आपके, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके 4 ऑप्शन में आएंगे, मतलब 4 कथन में आएंगे कि इसमें से कौन सा गलत है और कौन सा सही है। इसके बाद में बात करें तो ध्यान रखना बिम्स्टेक युवा सम्मेलन भी हुआ था, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन, और बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन की बात करें तो ये हुआ था आपके 7 से 11 फरवरी 2025, इसको भी आप याद रख लेना। अच्छा, ये आ गया बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन भी इंपॉर्टेंट है, वो तो था बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, और ये है आपके 7 से 10 फरवरी 2025 को, 7 से 10 फरवरी 2025 के मध्य। ध्यान रखना ये भारत में हुआ था, और भारत में कहां हुआ था, गुजरात में। और गुजरात की बात करें, गुजरात में सर कहां पर हुआ था, तो गांधीनगर में हुआ था। कब हुआ था, 7 से 11 फरवरी, 7 से 11 फरवरी 2025 को कहां पर हुआ, गुजरात। और गुजरात की बात करें, गुजरात और गुजरात में हुआ था गांधी नगर में। ये इस प्रकार के प्रश्न आएंगे ना, आपके 4 कथन दिए होंगे, इसमें से कौन सा गलत और कौन सा सही है, आप लोगों को छापना। बात करें सर 7 से 11 फरवरी 2025 को गुजरात और गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। ध्यान रखना एक केंद्रीय मंत्री है जिसका नाम है आपके मनसुख मोडविया करके, मनसुख मोडविया, और मनसुख मोडविया ने 8 फरवरी 2025 को इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था। 8 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मोडविया, तो हो सकता है नाम में थोड़ा बहुत ध्यान दे लेना। आपके सामने तो ऑप्शन आएंगे मनसुख और मनसुख मोडविया, इसको सही लिखते हैं ना थोड़ा सा। मनसुख, देखो मनसुख नाम बहुत अच्छा है, मोडविया, और मनसुख मोडविया ने इसका किया था उद्घाटन। ये आपके केंद्रीय मंत्री है, और कब किया, 8 फरवरी 2025 को किया गया। अब ध्यान रखना कोई भी सम्मेलन होता है ना, उस सम्मेलन के पीछे या फिर अपन बात करें उद्देश्य होता है और उसकी थीम होती है। युवा सम्मेलन की बात करें, ये युवा शिखर सम्मेलन बिम्स्टेक का, ये किस विषय पर है, इसकी थीम क्या थी, तो ध्यान रखा बिम्स्टेक के भीतर आदान प्रदान के लिए युवा एक सेतु के रूप में, युवा विषय की बात करें, इसके विषय था प्यारे विद्यार्थियों युवा एक सेतु के रूप में, युवा एक सेतु के रूप में, सेतु की बात करें अपन कह सकते हैं एक पुल के रूप में। सर युवा एक सेतु के रूप में कैसे, तो इसका उद्देश्य यह था कि बिम्स्टेक में जो भी देश है, युवाओं के बीच में, जो भी स्वदेशी देश है, इनके युवाओं के बीच में सहयोग और क्षेत्रीय विकास, युवा सहयोग करेंगे तो क्या होगा, क्षेत्र का विकास होगा। तो ध्यान रखना इसके उद्देश्य की बात करें ना, तो स्वदेशी देशों के बीच सहयोग और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना, और सहयोग और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा कौन देंगे, युवा। स्वदेशी देशों के मध्य, स्वदेशी देशों के मध्य सहयोग व विकास को बढ़ावा देना, और बढ़ावा कौन देगा, युवा देगा। युवाओं के अंदर प्यारे विद्यार्थियों बहुत ज्यादा शक्ति है, युवाओं के अंदर शक्ति है, आपके अंदर भी खूब सारी शक्ति है। पत्तो सामने पड़ा है, ग्रीन पेन सामने पड़ा है, मोहर सामने पड़ी है, आप लोगों को क्या करना है, मंजिल सामने खड़ी है, हमारे को केवल और केवल मंजिल तक चल के जाना है, मंजिल तक चल के जाना है। मान ली तो क्या है, हार है, और ठान ली तो क्या है, जीत है। प्यारे विद्यार्थियों देखिए, आप लोगों के लिए छोटी सी सलाह, हो सकता है मैं आपका छोटा भाई या बड़ा भाई, जो भी मानो आपकी इच्छा है, लेकिन अभी जैसे बात करें ग्रेड फर्स्ट की बात करें, या आपके स्कूल लेक्चरर और स्कूल लेक्चरर की बात करें, पॉलिटिकल साइंस का पेपर प्यारे विद्यार्थियों 6 जुलाई को है। कब है, 6 जुलाई को है। मैंने आप लोगों के लिए
इतनी मेहनत की है, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं मेहनत की है तो कुछ मुझे भी फायदा हुआ है। यानी कि अरस्तु ने कहा था कि अवकाश का तात्पर्य ये नहीं है कि रंग रेलियां करना, घूमना, इंजॉय करना, ये नहीं है, मौज मस्ती करना, ये नहीं है। अरस्तु ने कहा था कि अवकाश का तात्पर्य है कि सत्कर्म करना, यानी अपने ज्ञान में वृद्धि करना, सद्गुण को अपनाना। और ये छुट्टियों में मैंने, रियल बात है, आप लोगों के लिए निःशुल्क ज्ञान गंगा बही ना, उस ज्ञान गंगा में जितना आपको फायदा हुआ ना, उससे कई गुना ज्यादा मुझे फायदा हुआ। अब आप लोगों को मन मारा, सर आपको क्या फायदा हुआ? आपको यूट्यूब से खूब सारे पैसे मिले होंगे, आपने टेस्ट सीरीज चलाई तो आप लोगों ने खूब सारे पैसे कमाए होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, वो बात नहीं है। मैं बात कर रहा हूं कि मेरे ज्ञान में वृद्धि हुई। ज्ञान की बात करें तो ज्ञान का समुद्र भरा है, और मेरे पास तो केवल और केवल एक, अपन कह सकते हैं, कपेक है, यानी कि 20-30-50 ml ज्ञान है। इन छुट्टियों का मैंने सदुपयोग किया, और मेरा विजन ये था कि हम भी बनेंगे व्याख्याता, हम भी लेंगे मोर। अगर मैं आरपीसी भर्ती परीक्षा की बात करूं 2022 में हुई, उसमें राजनीति विज्ञान से स्कूल व्याख्याता बन गया, तो मैं चाहता हूं कि मेरे आसपास के परिवेश में, मेरे संपर्क में जो भी है, वो भी स्कूल व्याख्याता बने। तो आप लोगों के लिए छोटी सी सलाह है कि 6 जुलाई को एग्जाम है, और अभी आप लोगों के पास में 1 सप्ताह है। देखिए, करना नहीं करना आपके ऊपर है। मैंने अंतिम समय में मैंने, प्यारे विद्यार्थियों, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू निकाले थे, ज्यादा से ज्यादा मैंने पीवाईक्यू निकाले थे। अनफॉर्चुनेटली, हालांकि मैं इतना सौभाग्यशाली नहीं हूं, क्योंकि उस समय मुझे पीवाईक्यू तो मिल गए, लेकिन पीवाईक्यू की व्याख्या नहीं मिली। तो मैंने कहा, क्यों नहीं विद्यार्थी हित के अंदर हम एक ऐसा काम कर देते हैं, पीवाईक्यू की व्याख्या करवाते हैं। इसी चैनल के ऊपर प्यारे विद्यार्थियों, पीवाईक्यू की व्याख्या, फर्स्ट पेपर की तो पूरी की पूरी सभी सब्जेक्ट की व्याख्या निःशुल्क करवा रखी है, और कई इंपॉर्टेंट पार्ट्स, जिसमें बात करूं मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की, मैंने आप लोगों को निःशुल्क ज्ञान गंगा बही थी इस चैनल के ऊपर। उसके साथ साथ में इसके लिए हम लोगों ने, प्यारे विद्यार्थियों, एक ऐसा कंटेंट तैयार किया, कम समय में ज्यादा नंबर किस प्रकार से ला सकते हैं, 1.0 और 2.0 टेस्ट सीरीज संचालित की। अब आप लोगों को मन मारा, सर टेस्ट संचालित की तो आपको तो पैसे मिले होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, नाम मात्र की फीस, नाम मात्र की फीस, और नाम मात्र की फीस की बात करूं ना, ऐसे समझ लेना मेरे पास तो कुछ भी नहीं आया था। नहीं आने के पीछे कारण है कि हमने फीस कम रखी थी, और फीस की बात करें ना, चाहे टाइपिंग वाला खूब सारा ऐप का खर्चा दूसरा तीसरा है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं, आपके पास में 1 सप्ताह है, और इस 1 सप्ताह में टेस्ट सीरीज 1.0 की बात करूं तो हम लोगों ने कुल 21 टेस्ट लिए थे, और इन 21 टेस्ट की पीडीएफ के द्वारा व्याख्या दी थी। वापस मैं इस मुद्दे पर आता हूं, एमसीक्यू और पीवाईक्यू, और इनकी पीडीएफ के रूप में हम लोगों ने दी थी व्याख्या। क्या दी थी? व्याख्या दी थी। उसके बाद में 2.0 टेस्ट सीरीज की बात करूं तो 6 मैंने यूनिट वाइज टेस्ट लिए थे। कितने? 6 यूनिट वाइज टेस्ट लिए थे, और उनका दिया था वीडियो सॉल्यूशन। क्या दिया था? वीडियो सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन। उसके बाद में परीक्षा से पहले परीक्षा 1.0 और 2.0 भी आयोजित करवाई, उनकी भी हमने पीडीएफ के रूप में व्याख्या दी। फीस केवल नाम मात्र की है। आप लोग चाहते हैं तो अभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद में आप लोगों को ये टेस्ट नहीं देने, आप लोगों को इसका पीडीएफ का प्रिंट लेना है, जो व्याख्यात्मक हल है उसका प्रिंट लेना है, और उसको बार बार रिवाइज करना है। देखिए, मैं केवल सलाह दे सकता हूं, करना नहीं करना आपके ऊपर है, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि ये 21 पेपर, उसके बाद में ये 6 पेपर, और उसके बाद में ये 2 पेपर, जिन्होंने पढ़ लिए ना, उनको फायदा जरूर होगा। फायदा किस प्रकार से होगा? अगर आप लोग, कई पुरानी आत्माएं जो टेस्ट सीरीज से जुड़ी हुई थी, उन्होंने नेट का एग्जाम दिया। प्यारे विद्यार्थियों, नेट के एग्जाम में यहां से पर्सन मिले, नेट के एग्जाम में अगर पर्सन मिले, तो हम लोगों ने स्कूल लेक्चरर के लिए टेस्ट सीरीज चलाई, उसमें तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 100% मिलेंगे। मैं इतना आप लोगों को भरोसा दिला सकता हूं कि कंटेंट के लिए मेहनत की। मैं फिर कह रहा हूं, आप लोगों की इच्छा हो तो ज्वाइन करना, बाकी मत करना। और अगर आप लोग ज्वाइन करें तो ज्वाइन करने से पहले, प्यारे विद्यार्थियों, ये नंबर दे रखे ना, इन नंबर पर आप लोग एक बार मैसेज करना, और मैसेज में ये लिखना कि हम भी बनेंगे व्याख्याता, हम भी लेंगे मोहर। आप अपना नाम लिख देना, और कहना कि सर आप पेपर भेजो। ये प्यारे विद्यार्थियों, 21 पेपर और ये 6 पेपर, 21 और 6 कितने हो गए आपके? 21 और 6 27, 27 और 2 हो गए 29। 29 में से कोई भी आप बोल देना कि सर हमें ये पेपर भेजो, मैं आपको 2 पेपर और 2 पेपर भेज दूंगा फ्री, बिल्कुल फ्री। 2 पेपर आप लोगों को बिल्कुल फ्री भेज दूंगा। ये फ्री 2 पेपर, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज मेरे हाथ में नहीं, पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज आप लोगों को फ्री देना, और कोई नहीं दे सकता। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी थीम है कि पहले देखो, निरखो, परखो, और अच्छा लगे तो खरीदो। 2 पेपर में आप लोग खुद एनालिसिस कर लेंगे कि कंटेंट किस प्रकार का है,
कंटेंट महत्वपूर्ण रहने वाला है या नहीं, तो आप एक बार इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। अब देखो G20 19वां शिखर सम्मेलन 2024 में, G20 की बात करें तो G20 का 19वां शिखर सम्मेलन, और 19वां शिखर सम्मेलन कब हुआ, कहां पर हुआ, तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, इसके आयोजन की तिथि की बात करें 18 और 19 नवंबर 2024 को हुआ। 2024 और 2024 की बात करें 18 और 19 नवंबर, 18 और 19 नवंबर, और 18 और 19 नवंबर को G20 का 19वां शिखर सम्मेलन हुआ। सर ये कहां पर हुआ, ध्यान रखना, रियो डी जेनेरियो। कहां पर हुआ, ये हुआ था प्यारे विद्यार्थियों रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो। और रियो डी जेनेरियो की बात करें ना, यहां पर पृथ्वी सम्मेलन भी हुआ था 1992 में, वही रियो डी जेनेरियो है। बात करें 19वां शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ। 20वां शिखर सम्मेलन, 20वां शिखर सम्मेलन सर कहां पर होगा, प्रश्न आ सकता। 19वां का तो अपन कह सकते हैं प्राथमिकता ज्यादा बनती है, लेकिन 20वें का भी प्रश्न आ सकता है। और ध्यान रखना 20वें की बात करें, यह आपके दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका में होगा आपके G20 का 20वां शिखर सम्मेलन। मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी शिखर सम्मेलन, कोई भी सम्मेलन होता है तो उसकी थीम होती है। और बात करें हम लोग सर G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी, तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, इसकी थीम थी आपके एक न्यायपूर्ण विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण। G20 जो 19वां शिखर सम्मेलन हुआ रियो डी जेनेरियो में 18 और 19 नवंबर को, इसकी थीम क्या थी, एक न्यायपूर्ण विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण। एक न्यायपूर्ण विश्व, एक न्यायपूर्ण विश्व व टिकाऊ ग्रह का निर्माण करना, इसकी क्या थी, थीम थी। किसकी, 19वें शिखर सम्मेलन जो G20 का हुआ। अब ध्यान रखना प्रश्न यहां से प्यारे विद्यार्थियों एक बहुत अच्छा बनेगा कि ये जो सम्मेलन हुआ ना, ये सम्मेलन, इस सम्मेलन में 19 राष्ट्रों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में 19 राष्ट्र भाग लिए, 19 राष्ट्रों ने भाग लिया, साथ ही साथ 2 संगठनों ने भाग लिया था। भाग और भाग की बात करें तो 19 तो राष्ट्रों ने, और प्यारे विद्यार्थियों 2 संगठनों ने, 2 संगठनों ने। और संगठनों की बात करें सर, वो 2 संगठन कौन थे, तो AU और EU। AU की बात करें अफ्रीकन यूनियन, और EU की बात करें यूरोपियन यूनियन। इन 2 संगठनों ने भाग लिया था। बहुत अच्छा प्रश्न आ सकता है प्यारे विद्यार्थियों कि कितने राष्ट्रों ने भाग लिया, तो 19 राष्ट्रों ने भाग लिया था, जबकि 2 संगठनों ने, और कौन से संगठनों ने, AU और EU। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, आपके ऑप्शन में आएगा UN ने भाग लिया था या फिर दूसरे संगठन का नाम आ जाएगा, तो ध्यान रखना संगठनों के नाम। और संगठनों के नाम की बात करें तो संगठनों के नाम कौन से, AU और EU। अगला प्रश्न आपका आ सकता है कि इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जो ब्राजील और ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था, इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, बहुत अच्छा प्रश्न आ सकता है। तो ध्यान रखना ब्राजील और ब्राजील के राष्ट्रपति, अध्यक्षता, अध्यक्षता और अध्यक्षता किसने की, ब्राजील के राष्ट्रपति ने की। और ब्राजील के राष्ट्रपति की नाम की बात करें, ब्राजील के राष्ट्रपति का नाम बड़ा ही अलबेला है, लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा। लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा, लुइस इलासियो लुला दी सिल्वा, कैसा नाम आप देखो, लुला दी सिल्वा अध्यक्षता की। और ये कौन है, ये आपके ब्राजील, और ब्राजील की क्या है, राष्ट्रपति है। नाम थोड़ा अटपटा है, ध्यान रखना ना, लुइस इलासियो लुला दी सिल्वा। आप तो इसमें से कोई एक ही वर्ड पकड़ लेना, आपका है जो प्रश्न सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखो मोदी जी ने भी इसमें भाग लिया था। और मोदी जी की बात करें ना, तो मोदी जी ने प्यारे विद्यार्थियों भाग लिया था ट्राइका सदस्य के रूप में। मोदी जी ने भी भाग लिया, मोदी जी ने भाग लिया था ट्रोइका सदस्य के रूप में। किसके रूप में, ट्रोइका, और ट्रोइका सदस्य, और ट्रोइका सदस्य के रूप में मोदी जी ने भाग लिया था। किसमें, G20 के 19वें शिखर सम्मेलन में। ध्यान रखना अफ्रीकी संघ की बात करें, अफ्रीकी संघ शामिल कब हुआ,
G20 में। तो ध्यान रखना अफ्रीकी ये पर्सन अफ्रीकी संघ वाला क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भारत में शिखर सम्मेलन हुआ था, भारत की बात करें तो नई दिल्ली, और नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन हुआ था आपके सितंबर, और सितंबर की बात करें तो तारीख थी आपके 9-10 सितंबर 9-10 सितंबर 2023 को, जो भारत में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था। और शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 2023 में हुआ था, 2023 9-10 सितंबर। ये अपन इसकी बात कर लेते हैं। एयू शामिल कब हुआ था? एयू, और एयू की बात करें, ये वी नहीं यू है ना, एयू, और एयू शामिल कब हुआ था? शामिल की बात करें 9-10 सितंबर, और 9-10 सितंबर 2023, और ये सम्मेलन, और इस सम्मेलन की बात करें हुआ था भारत में, और भारत में हुआ था आपके नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में हुआ था। इस सम्मेलन में एयू है जो सदस्यता ली थी किसकी? G20 की। बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। और ये शिखर सम्मेलन जो 9-10 सितंबर 2023 को हुआ, कौन सा था? तो 18वां शिखर सम्मेलन था। अब देखिए 18वां मैंने बता दिया, 19वां मैंने बता दिया, और 20वां मैंने बता दिया। अब याद आपको करना है, याद हो जाएगा। 18वां शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? भारत में हुआ। 19वां शिखर सम्मेलन कहां हुआ? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? लूला दा सिल्वी ने की। आपके ऑप्शन आएंगे, आप लोगों को क्या करना? ऑप्शन पढ़ना। 20वां शिखर सम्मेलन, और 20वां शिखर सम्मेलन कहां पर होगा? तो 20वां शिखर सम्मेलन होगा आपके कहां पर? ये 20वां शिखर सम्मेलन होगा आपके दक्षिण अफ्रीका में। कितने राष्ट्रों ने भाग लिया? तो राष्ट्रों ने भाग लिया था 19, जबकि 2 की बात करें तो 2 आपके एयू और ईयू संगठनों ने भाग लिया था। बहुत अच्छा प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपके बन सकता है। और जो हम लोगों ने टेस्ट सीरीज संचालित की उसमें G20 को विस्तार से और दे रखा है। आगे देखिए G7 की 50वीं वर्षगांठ, बहुत अच्छा प्रश्न आएगा। G7 और G7 की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। और ध्यान रखना G7 की बात करें ना, G7 में भारत नहीं है, पहली बात यह है। G7 में क्या है? G7 का भारत सदस्य देश नहीं है। G7 की बात करें ना, इसमें 7 सदस्यीय ऐसे है सदस्य देश जो सबसे उन्नत अर्थव्यवस्था रखते हैं। अर्थव्यवस्था, सबसे उन्नत अर्थव्यवस्था वाला समूह, सबसे उन्नत अर्थव्यवस्था रखने वाले देशों का समूह G7। और इसमें 7 ऐसे देश हैं जो अपने आप में विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अपन कह सकते हैं कि रखते हैं, वो 7 स्वदेशी देश है। अब देखें, आप बताओ वो 7 स्वदेशी देश कौन से? तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, आपको छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। जीएफ के लिए जूस, JUICE, इसमें आपके 7 सदस्यीय देश है। GF के लिए जूस। अब आपके मन में आ रहा गर्लफ्रेंड के लिए जूस, नहीं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। GF का मतलब गर्लफ्रेंड ही नहीं होता, GF का मतलब ग्रैंडफादर भी होता है। क्या होता है? ग्रैंडफादर भी होता है। आप लोग हमेशा गलत मत सोचा करो, आप ग्रैंडफादर को भी जूस पिला सकते हैं। अब देखिए GF की बात करें ना, GF और G से क्या होगा सर? G से होगा प्यारे विद्यार्थियों जर्मनी। क्या होगा? जर्मनी। G से क्या हो जाएगा? जर्मनी। F से क्या हो जाएगा? फ्रांस। G से हो जाएगा जर्मनी, F से हो जाएगा आपके फ्रांस। GF के लिए जूस, ग्रैंडफादर के लिए जूस। G से क्या हो गया? जर्मनी, F से हो गया फ्रांस, J से हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों जापान। J से क्या हो जाएगा? J और J से हो जाएगा जापान। क्या हो जाएगा? जापान। जापान की बात करें तो जापान अपना में उभरती हुई बहुत ज्यादा अपन कह सकते हैं अर्थव्यवस्था है। यू की बात करें, यू से हो जाएगा USA। यू से क्या हो जाएगा? USA। और USA की बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका। आई से क्या होगा? इटली। आई से क्या हो जाएगा? आई से हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना इटली। आई और आई से क्या हो जाएगा? इटली। इटली नहीं है, इटली है, ध्यान रखना इटली। और सी से चाइना नहीं होगा, ध्यान रखना सी से चाइना नहीं होगा।
तो सर सी से क्या होगा, सी से होगा प्यारे विद्यार्थियों कनाडा। क्या होगा, सी और सी से होगा आपका कनाडा। और बात करें ई से, ई से हो जाएगा आपका इंग्लैंड। इंग्लैंड अपन कह सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन, या फिर अपन कह सकते हैं यूनाइटेड किंगडम। आप लोग याद रखना, जीएफ के लिए जूस, जीएफ का मतलब क्या है, ग्रैंडफादर है। जीएफ का मतलब क्या है, ग्रैंडफादर है। सर G7 की स्थापना कब हुई, तो 1975। और 1975 में क्या हुई थी, स्थापना। 1975 और 1975 स्थापना हुई थी ना, उस समय ध्यान रखना 1975 और 1975 में जब स्थापना हुई थी, स्थापना और स्थापना के समय बात करें ना, स्थापना के समय कितने देश थे, 6 देश थे। सर स्थापना के समय 6 देश थे, तो बाद में कौन सा देश आया, ध्यान रखना बाद में एक देश आया जिसका नाम है C4 कनाडा। और कनाडा कब आया, तो ध्यान रखना 1976 में आया था। कनाडा कब आया था, 1976 में आया था आपका कनाडा। +1 कर दो, 1976 और 1976 में कौन सा देश शामिल हुआ था, कनाडा। C4 क्या है, कनाडा। C4 केट नहीं है, ऐसा नहीं कि जीएफ की तरह गर्लफ्रेंड की तरह आप C4 केट कर देते हो। अब देखो सर वापस करंट पर आते हैं। 50वीं वर्षगांठ, और 50वीं वर्षगांठ की बात करें कब मनाई गई थी, 2025 में मनाई थी। कब मनाई, 2025 में। 2025 में G7 का सम्मेलन कहां पर हुआ, इसी देश में हुआ था सम्मेलन, लिख लीजिए 2025 और 2025 में इसी देश, और इसी देश की बात करें तो आपके कनाडा में क्या हुआ, सम्मेलन हुआ था। कनाडा में क्या हुआ था, सम्मेलन। 75 में स्थापना हुई, 25 में आपके सम्मेलन हुआ था। और सम्मेलन की बात करें 2025 में कब हुआ था, तो हुआ था जून में। कब हुआ था, जून में। और जून की बात करें ना, जून में कब हुआ, 15, 16 और 17 जून। 15 से 17, 15 से 17 जून है आपके, 17 है ना, इसको सही कर लेना। 15 से 17 जून 2025 को G7 का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन कहां पर, कनाडा में। इस सम्मेलन में कौन सी वर्षगांठ मनाई, 50वीं वर्षगांठ मनाई थी। अब देखिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 50वीं वर्षगांठ मनाई। आप लोगों को ध्यान रखना है कि G7 का पहला सम्मेलन कहां पर हुआ था, पहले सम्मेलन की अध्यक्षता, तो यहां पे लिख लेता हूं मैं पहला सम्मेलन। और पहला सम्मेलन और पहले सम्मेलन और पहले सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, ध्यान रखना, फ्रांस ने। किसने की थी, पहले सम्मेलन और पहले सम्मेलन की अध्यक्षता की थी फ्रांस। GF, एफ से हो जाएगा फ्रांस ने की थी। अब ध्यान रखना इस सम्मेलन में आपके प्रश्न आएगा कि क्या भारत ने भाग लिया, बिल्कुल भारत ने भाग लिया था। भारत में भाग लिया था, सदस्य भारत नहीं है, फिर भी भारत ने एक आमंत्रित सदस्य के तौर पर भाग लिया था। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। तो आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है, GF के लिए जूस, G से हो जाएगा जर्मनी, F से हो जाएगा फ्रांस, J से हो जाएगा जापान, U से हो जाएगा USA, I से हो जाएगा इटली, C से हो जाएगा कनाडा और E से हो जाएगा इंग्लैंड। तो GF से नहीं, ग्रैंडफादर के लिए जूस है। तो प्यारे विद्यार्थियों पानी तो हम भी पियेंगे, एक बार मैं पी लेता हूं पानी, तब तक आप 2-3 बार मन में बोलो GF के लिए जूस। क्या बोलना है, GF के लिए जूस बोलना है। मैंने पानी पिया और ऐसे खांसी आ रही जैसे मैंने की जूस पिया। जूस तो हम लोगों ने किसके लिए बनाया, ग्रैंडफादर के लिए बनाया था। किसके लिए बनाया, ग्रैंडफादर के लिए बनाया। आप कभी नहीं भूलेंगे ना, मुझे नहीं लगता। आधे तो ऐसे याद रख लेंगे कि GF का मतलब ग्रैंडफादर होता है, तो भी आप लोग नहीं भूलेंगे। प्यारे विद्यार्थियों एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और बताओ कि वाकई के अंदर आप लोगों को जो ट्रिक्स कैसी लगी।
G7 और G7 की बात करें सर, प्रथम सम्मेलन कब हुआ? आप लोगों को याद रखना, प्रथम सम्मेलन फ्रांस में हुआ। वर्तमान सम्मेलन कहां हुआ? तो आप लोगों को ध्यान रखना, वर्तमान सम्मेलन कहां हुआ? कनाडा में। सातवां सदस्य देश कौन सा है? तो ध्यान रखना कनाडा। कनाडा ने सदस्यता कब ली? तो ध्यान रखना 1976 में ली थी। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। जो अभी सम्मेलन हुआ कनाडा में, इसमें भारत ने भाग लिया, बिल्कुल भारत ने भाग लिया। भारत की बात करें, भारत इसका सदस्य देश है? सदस्य देश नहीं है, लेकिन भारत ने एक आमंत्रित सदस्य देश के तौर पर भाग लिया था। यहां से मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, यहां से आप लोगों के प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो G7 और G7 में कौन से देश थे? G8 के लिए जूस। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग आप लोगों के लिए खूब मेहनत करते हैं। अगर आप लोगों को ये ट्रिक्स अच्छी लगी ना, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे अंदर नए जोश और ऊर्जा का क्या करता है? संचार करता है। तो आप लोग एक बार क्या करो, कमेंट करो। पानी और पीना पड़ेगा, सॉरी ना। एस सुविधा के लिए माफी चाहते हैं, G8 के लिए जूस आप लोग याद रखना। एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ आसियान, और आसियान के पूरे नाम की बात करें, एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस, ASSOCIATION, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन NATIONS नेशंस। आप लोगों को याद रखना है आसियान का पूरा नाम। आसियान की बात करें, आसियान का 46वां शिखर सम्मेलन 2025 में हुआ था। और शिखर सम्मेलन की बात करें, शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? कुआलालंपुर में हुआ था। कहां पर हुआ? कुआलालंपुर में शिखर सम्मेलन हुआ था। कौन सा शिखर सम्मेलन? और शिखर सम्मेलन हुआ था आपके 46वां। कहां पर हुआ था 2025 में? वो कुआलालंपुर, कुआलालंपुर हुआ था। आसियान की बात करें, आसियान का गठन कब हुआ था? तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, आसियान का गठन हुआ था आपके 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक घोषणा के द्वारा। 8 अगस्त 1967 और 1967 में बैंकॉक घोषणा, बैंकॉक और बैंकॉक घोषणा के द्वारा आसियान का गठन हुआ था। मैंने आप लोगों को बोला था कि हम करंट को स्टैटिक जीके के साथ में जोड़कर पढ़ेंगे। आसियान के मुख्यालय की बात करें तो इंडोनेशिया में। कहां पर है मुख्यालय, या फिर बात करें हेडक्वार्टर, तो है आपके जकार्ता में। कहां है? जकार्ता। और जकार्ता की बात करें, ये कहां पर है? इंडोनेशिया में। आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए, इंडोनेशिया के बारे में हम लोगों ने थोड़े समय पहले कुछ पढ़ा था क्या? अगर आप लोगों को याद है तो प्यारे विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। फिर मैं आप लोगों को एक बहुत शानदार वाली ट्रिक बताऊंगा। आसियान और आसियान की बात करें, आसियान में कितने देश है? तो ध्यान रखना, आसियान और आसियान में कितने देश है? 10 देश है। लेकिन आप लोग बताएंगे अभी कि इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में थोड़े समय पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो मैं आप लोगों को इन 10 देशों की क्या बताऊंगा? ट्रिक बताऊंगा। तब तक हम देखते हैं कि 46वां शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? कुआलालंपुर में हुआ था। कब हुआ था? 26-27 मई को हुआ था 2025। और 2025 की बात कर तो 25 और 26 मई को हुआ था। कहां पर हुआ? कुआलालंपुर में हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताओ, आपको ट्रिक बताऊं या नहीं बताऊं? अब देखिए ट्रिक बता देता हूं। सम्मेलन और सम्मेलन की थीम की बात करते हैं। सर सम्मेलन की थीम क्या थी?
इस कोलालमपुर में जो 26-27, अरे मैंने 25 लिखा दिया क्या, 26-27, और इस कोलालमपुर में जो 26-27, 26 व 27 मई और 26 व 27 मई 2025 को सम्मेलन हुआ था ना, इस सम्मेलन की थीम क्या थी? समावेशिता व स्थिरता। समावेशिता थीम, और थीम की बात करें तो समावेशिता, समावेशिता, समावेशिता और समावेशिता व स्थिरता, समावेशिता व स्थिरता इसकी क्या थी? थीम थी। अब देखो, बात करें प्यारे विद्यार्थियों इस सम्मेलन की, और इस सम्मेलन में नहीं, इस सम्मेलन की हाँ 10 सदस्यीय देश कौन से? अब देखिए, प्रारंभ में बात करें संस्थापक सदस्य देश, और संस्थापक सदस्य देश तो 5 ही थे। पहले हम बताएंगे इन 10 में से संस्थापक सदस्य और संस्थापक सदस्य, और संस्थापक सदस्य कितने थे? 5। अब देखो, इनकी ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूं। संस्थापक थे तो सबसे पहले आए थे, हम लोग कह सकते हैं फाउंडर थे। तो याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, आई एम फर्स्ट, आई एम फर्स्ट याद रखना। ये आपके 5 सदस्य देश है जो कि प्रारंभिक सदस्य देश है किसके? आसियान के। आई एम फर्स्ट की बात करें सर, आई एम फर्स्ट में वो 5 देश कौन कौन से? आई से हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों इंडोनेशिया, एम से हो जाएगा आपका मलेशिया, एफ से हो जाएगा फिलीपींस, और एस से हो जाएगा सिंगापुर, और टी से वापस थाईलैंड, और थाईलैंड तो आपका प्रसिद्ध है ही है। आई से क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, बार बार इंडोनेशिया आ रहा, मतलब एग्जाम में आएगा। एम से हो जाएगा आपका मलेशिया, क्या हो जाएगा? मलेशिया। और एफ से हो जाएगा फिलीपींस, फिलीपींस। एक है फिलिस्तीन, वो अलग है, ध्यान रखना। ये फिलीपींस है, क्या है? फिलीपींस है, ध्यान रखना। फिलिस्तीन अलग है। एस से हो जाएगा आपका सिंगापुर, क्या हो जाएगा? सिंगापुर। और टी से हो जाएगा आपका थाईलैंड, क्या हो जाएगा? टी से हो जाएगा आपका थाईलैंड, टी से क्या हो जाएगा? थाईलैंड हो जाएगा। अब उसके बाद में 5 और सदस्य, और 5 और सदस्य की बात कर, प्रश्न तो आपकी यहीं से आएगा, प्रश्न यहां से आएगा इसमें से कौन सा संस्थापक सदस्य नहीं है। उसके बाद में 5 और सदस्य आए। एक सदस्य की बात कर तो बुर्नोई, उसके बाद में वियतनाम, लाओस व म्यांमार, कंबोडिया, लाओस व म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम और ब्रुनई। आप देख लेना, 5 और सदस्य देशों ने इसकी सदस्यता ली थी। तो आई एम फर्स्ट यानी जो प्रारंभिक फाउंडर या फिर कह सकते हैं संस्थापक सदस्य किसके? आसियान के। कितने? 5। आई से हो जाएगा इंडोनेशिया, एम से हो जाएगा मलेशिया, एफ से हो जाएगा फिलीपींस, एस से हो जाएगा सिंगापुर, और टी से हो जाएगा थाईलैंड। थोड़े समय पहले हम लोगों ने एक ट्रिक पढ़ी थी, और ट्रिक पढ़ी थी जीएफ के लिए, जूस, जीएफ के लिए जूस। फटाफट से आप लोग बताओ कि जीएफ के लिए जूस किस, अपन कह सकते हैं कि संगठन के 7 सदस्यीय देशों के नाम है। फटाफट से आप लोगों को कमेंट कर देना चाहिए। तब तक आप लोगों को बता दूं, 5 और सदस्यीय आसियान में कौन आए थे? बुर्नई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और म्यांमार। लास्ट में हुआ था कंबोडिया शामिल। ध्यान रखना, इसमें ना आसियान में 1999 और 1999 में कंबोडिया शामिल हुआ था। कंबोडिया 1999 में शामिल हुआ था, आप लोग याद रख लेना। बुर्नई, लाओस, वियतनाम, म्यांमार और कंबोडिया, 10 सदस्यीय देशों के नाम आप लोगों को याद रखने। 10 सदस्यीय देशों से पहले आप लोगों को जो मेन आईएम फर्स्ट है वो तो आप लोगों को याद रखने हैं। आगे देखिए, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। सर की बात करें करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस हम तो करंट पढ़ रहे हैं, ये आपके राष्ट्रीय है ना, ये राष्ट्रीय नहीं है ना, ये ध्यान रखना, ये आपके अंतरराष्ट्रीय है ना। तो देखिए, सार्क वर्तमान में करंट के परिप्रेक्ष्य से कैसे इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, सार्स करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क जारी किया आरबीआई ने। आरबीआई ने क्या जारी किया? आरबीआई, और आरबीआई ने जारी किया सार्क करेंसी स्वैप
फ्रेमवर्क, सार्क करेंसी स्वेप, स्वेप ये जारी किया किसने? आरबीआई ने। और ये अवधि के लिए किया 2024 से 2027 की अवधि, ये है ना 2024 2024 से लेकर के 2027 की अवधि के लिए फ्रेमवर्क जारी किया। किसने किया? आरबीआई ने किया। इस वजह से प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट बढ़ जाता। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि सार्क, और सार्क की बात करें तो सार्क की स्थापना कब हुई थी? स्थापना आप लोगों को कमेंट करके बताना है। बात करें तो सार्क में कितने सदस्य देश है, तो ध्यान रखना सार्क और सार्क की बात करें तो सार्क में 8 सदस्य देश है। कितने हैं? 8 सदस्य देश, 8 सदस्यीय देश इसमें है। और नवीनतम सदस्य देश की बात करें तो 2007 और 2007 में 8वां सदस्य देश शामिल हुआ था। 14वें शिखर सम्मेलन, और 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, और दिल्ली में कब हुआ था? 2007। तो नोट लगा के लिखो, नोट। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा और आपको आसानी से याद हो जाएगा। 14वें शिखर सम्मेलन, और 14वें शिखर सम्मेलन और 14वां शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो हुआ था आपके 2007 में। कहां पर हुआ सर? दिल्ली। और दिल्ली की बात करो तो नई दिल्ली लिख लेना भैया ना, मैं दिल्ली लिख देता हूं, यहाँ एग्जाम आ जाएगा। नई दिल्ली, नई दिल्ली नई दिल्ली में हुआ, 2007 में हुआ था। इस समय 8वें सदस्य के रूप में, और 8वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को शामिल किया। 8वां सदस्य, और 8वां सदस्य देश कौन सा बना? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान बड़ा था, आप लोगों को याद रखना। सर सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर है? सार्क का हेडक्वार्टर, सार्क का जो हेडक्वार्टर उसको सचिवालय कहा जाता है, और सचिवालय काठमांडू में। सचिवालय, और सचिवालय, और सचिवालय कहां पर है? काठमांडू। और काठमांडू की बात करें ना, काठमांडू है आपके नेपाल, और नेपाल की क्या है? राजधानी। सॉरी प्यारे विद्यार्थियों, छींक आती है ना तो बढ़िया सुकून होते हैं। छींक से मैं अक्सर लिख आता हूं। एक तो आपके छींच माता का मंदिर है राजस्थान में। क्या है? छींच माता का मंदिर है। किसका मंदिर है? छींच माता। ये आपके छींच और छींच माता का मंदिर। और एक है आपके छींक माता का मंदिर, छींक माता का मंदिर। एक है आपके नकटी माता का मंदिर। ये आप याद करके जाना, एग्जाम आ सकता है ना। छींक आती है इसका मतलब आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे छींक माता वाला। अब देखो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और बात करते हैं एससीओ। एससीओ का 24वां शिखर सम्मेलन। ये थोड़ा सा हम लिख देते हैं सम्मेलन, पूरा लिख देते हैं ना। एससीओ और एससीओ का 24वां शिखर सम्मेलन ये हुआ अभी 2025 में। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एससीओ की पहले पिछली बार ये प्रश्न आया था कि एससीओ के कौन से सदस्य देश हैं, कौन से नहीं है। प्रश्न इसके इर्द गिर्द वापस से रिपीट हो सकता है। एससीओ की स्थापना की बात करें, एससीओ की स्थापना हुई थी आपके 15 जून 2001 को। स्थापना, और स्थापना की बात करें ना 15/6/2001 को आपके एससीओ की स्थापना होती है। एससीओ के पूरा नाम की बात करें, संघीय कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघीय सहयोग संगठन। 15 जून 2001 को क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। और हम लोग बात करें इसका हेडक्वार्टर, और हेडक्वार्टर प्यारे विद्यार्थियों बीजिंग। कहां पर है? बीजिंग। और बीजिंग की बात करें, बीजिंग चाइना, चाइना की क्या है? कैपिटल है। चाइना की क्या है? कैपिटल है बीजिंग। अब देखना प्यारे विद्यार्थियों, इसके संस्थापक सदस्य की बात करें, या फिर बात करें सर इसके सदस्य देश कितने? सदस्य देश, सदस्य देश, और सदस्य देश कितने हैं? 10 है जो इसके सदस्य देश है। कितने? 10 है जो सदस्य देश है। अब देखो 10 सदस्य देश की बात करें तो 10 सदस्य देश कौन से हैं वो आप याद रखो या नहीं रखो, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों आपको ये याद रखना है कि सर इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन थे। तो चीन, कजाकिस्तान,
किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये इनके क्या थे? संस्थापक सदस्य थे। संस्थापक सदस्य मोस्टली प्रश्न है ना संस्थापक सदस्य से उड़ता है, तो आप लोगों को ये संस्थापक सदस्य याद रखने। एससीओ और एससीओ का स्थापना कब हुई थी? तो 15 जून को हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य कौन है? चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। लिख लो, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। संस्थापक मैं बोल देता हूं, आप लोग लिख लीजिए। किर्गिस्तान, पहले तो चीन लिख लो, किर्गिस्तान, उसके बाद में लिखो कजाकिस्तान, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। लिख को ही देता हूं ना, पहले तो चीन हो गया क्योंकि चीन में तो हेडक्वार्टर है। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, कैसे कैसे नाम है देखो, किर्गिस्तान, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। इसी प्रकार से एक है कजाकिस्तान की तरह तजाकिस्तान, तजाकिस्तान नाम थोड़े अलबेल है ना। चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान और एक हो जाएगा आपका रूस, रूस सदस्य देश। और सदस्य देशों की बात करें तो संस्थापक सदस्य देश। अब देखो एससीओ और एससीओ की बात करें, एससीओ का भारत भी सदस्य है। भारत सदस्य कब बना? 9 जून 2017। एससीओ भारत, और भारत के साथ में पाकिस्तान भी सदस्य बना था। कब बना था? 2017 में। अब देखिए भारत सदस्य बनता है किसी देश का, पाकिस्तान का, था मैं भी बनूंगा, पाकिस्तान को भी बना दिया, पाकिस्तान भारत का ही बच्चा है। तो 9 जून 2017, 9 जून 2017 और 9 जून 2017 को भारत और पाकिस्तान ने एससीओ की सदस्यता ग्रहण की। बहुत अच्छा प्रश्न आपके बन सकता है एग्जाम या फिर करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एससीओ का 24वां शिखर सम्मेलन, और इस शिखर सम्मेलन में काशी वाराणसी को एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित की गई। काशी, और काशी की बात कर तो कहां पर है? वाराणसी, वाराणसी एससीओ की पहली पर्यटक व सांस्कृतिक राजधानी, पर्यटक व सांस्कृतिक राजधानी, राजधानी बनाया गया। किसको? काशी को बनाया गया। अब देखिए बात करें एससीओ का अंतिम सदस्य देश। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तो लिखे हुए अंतिम सदस्य देश। और अंतिम सदस्य देश की बात करें तो जुलाई 2024 अंतिम, या फिर अपन कह सकते हैं 10वां जुलाई, और जुलाई 2024, और जुलाई 2024 की बात करें ना, बेलारूस सदस्य बना था। कौन सा? बेलारूस सदस्य बना था। बेलारूस कितने सदस्य हो गए? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और लिख लो, 9 हो गए, एक और लिख लो 9वां भी। 9वां सदस्य बना आपके ईरान। कौन सा बना देश? ईरान, और ईरान बना था आपके जुलाई, और जुलाई इसमें आएगी आपके 2023, जुलाई 2023 को 9वां सदस्य देश बना था ईरान। बहुत अच्छा प्रश्न आ सकता है। और एससीओ के सदस्य देशों की बात करें तो 10 सदस्य देश है। अब देखिए एससीओ और एससीओ की बात करें, इसके 2 पर्यवेक्षक देश भी है, मंगोलिया और अफगानिस्तान। एससीओ और एससीओ के पर्यवेक्षक देश, पर्यवेक्षक देश, और पर्यवेक्षक देश है आपके मंगोलिया, मंगोलिया, और मंगोलिया के साथ में आप और कौन सा देश आ जाएगा? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान लिख लेना आप, है ना। मंगोलिया और अफगानिस्तान एससीओ और एससीओ की क्या है? पर्यवेक्षक देश है। बात करें प्यारे विद्यार्थियों, एससीओ प्रारंभ में एससीओ नहीं था। प्रारंभ में क्या था? केवल संघई +5 ही था। प्रारंभ में क्या था? एससीओ क्या था?
संघई +5 था, उसके बाद में 2001 में ये बना था। संघई +5 की बात करें तो ये 1996, ये एससीओ की बात करें ना 1996 में क्या था, संघई और संघई +5 था। हालांकि ये नहीं आपके पूछेंगे, इतना आप डीपली मत जाना। तो सदस्य देशों की बात करें तो सदस्य देश 10 है। नौवे देश की बात करें तो नौवा देश कौन सा है, ईरान है। कब बना, जुलाई 2023 को बना। 10वें सदस्य देश की बात करें बेलारूस है, कब बना, 2024 में, और तारीख की बात करें तो जुलाई। अब देखिए नाटो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये पर्सन नाटो का तो आएगा आएगा। नाटो की बात करें सर, नाटो क्या है, नाटो प्यारे विद्यार्थियों एक सैन्य गठबंधन है, और सैन्य गठबंधन की बात करें तो अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। क्या है, अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। नाटो की बात करें ना, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949, 4 अप्रैल 1949, 4 अप्रैल और 4 अप्रैल 1949 और 1949 को क्या हुई थी, नाटो की स्थापना हुई थी। अब देखिए वर्तमान समय में नाटो की बात करें सर, नाटो में कितने देश है, आप लोगों को पता तो कमेंट करके बताइए। नाटो में वर्तमान समय में तो 32 देश है। कितने देश है, 32 देश है। और 32वां देश कौन सा है, स्वीडन है। 31वें देश की बात करें तो 31वां देश फिनलैंड है। लेकिन जब 4 अप्रैल 1949 को 4 अप्रैल 1949 को जब नाटो की स्थापना हुई थी ना, उस समय इतने देश नहीं थे। स्थापना के समय 4 अप्रैल 1949 को स्थापना के समय की बात करें ना, तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, इसमें कितने देश थे, 12 देश। और वर्तमान में बात करें ना, वर्तमान में कितने देश है, वर्तमान में है आपके 32 देश। कितने हैं, वर्तमान में है 32 देश। अब 32वां देश कौन सा है, 31वां देश कौन सा, बाकी वाला आप याद करो या नहीं करो, 31 और 32वां देश आपको याद करना ही करना है। 32वां देश है आपके स्वीडन और 31वां देश आपके फिनलैंड। 32 का हो गया आपका स्वीडन और 31वां हो गया फिनलैंड। ये आप लोगों को याद रखना है। वर्तमान समय में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सर नाटो के वर्तमान में महासचिव कौन है। फटाफट से आप कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में महासचिव कौन है। पहले महासचिव की बात करें तो लॉर्ड इसमे, पहले महासचिव कौन थे, लॉर्ड इसमे थे। लॉर्ड इसमे देखो याद हो जाएगा आपको आराम से, लॉर्ड इसमे, और लॉर्ड थे तो कहां के थे, यूके के थे। यूके में ही तो है लॉर्ड। आप लोगों से मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोग बताएंगे कि वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन है। अच्छा प्रश्न है, प्रश्न आ सकता है। नाटो के फुल फॉर्म की बात करें नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी बात करें सर इसका सम्मेलन कहां है, आप लोगों को पता तो कमेंट बॉक्स में करो कमेंट। सम्मेलन है आपके बेल्जियम, और बेल्जियम की बात करें बेल्जियम में कहां पर है, ब्रुसेल्स में। हेडक्वार्टर है आपके ब्रुसेल्स में। कहां पर है, ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स की बात करें ना, ब्रुसेल्स कहां पर है, बेल्जियम में। कहां पर है, बेल्जियम। और बेल्जियम में ब्रुसेल्स में क्या है, नाटो का हेडक्वार्टर है। नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान महासचिव कौन है, आप लोगों को पूछा, आप लोगों ने बताया नहीं। वर्तमान महासचिव है प्यारे विद्यार्थियों मार्क रुट्टे। क्या है, मार्क रुट्टे। वर्तमान महासचिव की बात करें तो मार्क रुट्टे, याद रख लेना। अब आपको याद तो ऐसे हो जाएगा, ये क्या है, मार्क रुट्टे। और आदमी रूठता है तो नाटता है, भाई रूट कर नाटा, तो अपन कह सकते हैं रूट कर नाटो। तो मार्क रुट्टे क्या है, वर्तमान में महासचिव है। ट्रिक्स प्यारे विद्यार्थियों काल्पनिक होती है, ट्रिक्सों के ऊपर आप लोगों को इतना गौर नहीं करना। अपना उद्देश्य है कि कैसे भी करके सवाल सही होना, मेरा उद्देश्य यही है। तो आपको याद क्या रखना है, वर्तमान महासचिव कौन है, तो रूट कर नाटो, तो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों आपकी क्या हो जाएगा, मार्क रुट्टे। और पहले की बात करें तो लॉर्ड इश्मे या इशले,
जो भी, यानी कि आप लोगों के सामने तो प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन आएंगे, आपको लिखना नहीं है, आप लोगों के सामने ऑप्शन आएंगे, आप लोगों को ये याद होगा ना, तो आप लोग ऑप्शन में सीधे ही कर देंगे सही। तो नाटो से संबंधित हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज चली थी उसमें भी खूब सारा मैटर दिया था, और नाटो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाटो की बात करें ना तो ये कक्षा 11 में भी नाटो है, और नाटो प्रश्न आएगा ही आएगा। अब देखो नाटो संगठन की बात करें, ये किसके द्वारा समर्थित है, तो ध्यान रखना यूएसए द्वारा समर्थित है, यानी कि इसका नाटो का नेतृत्व कौन करता है, यूएसए करता है। अब देखो नाटो का नेतृत्व यूएसए करता है, तो यूएसए की विचारधारा की बात करें, पूंजीवादी विचारधारा वाला देश, स्थापना की बात करें 4 अप्रैल 1949 को स्थापना। आप लोग भली भांति जानते हैं उस समय 4 अप्रैल 1949 की बात करें तो शीत युद्ध चल रहा था, और शीत युद्ध किसके मध्य चल रहा था, आपकी यूएसए और यूएसएसआर। हम बात करें पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा के मध्य चल रहा था। इसी संग्रह में एक संगठन की स्थापना करता है यूएसएसआर। यूएसएसआर एक संगठन की स्थापना करता है और उसका नाम है वार्सा। क्या है, वार्सा पैक्ट भी कहते हैं इसको, वार्सा संधि समझौता, और इसकी स्थापना होती है 1955 में। कब होती है, 1955 में। इसी प्रकार का एक संगठन मैंने आप लोगों को बताया जिसका नाम है अंजुस। क्या है, अंजुस। और अंजुस की बात करें, अंजुस और ANJUS, अंजुस की स्थापना की बात कर 1951 में अंजुस की स्थापना हुई थी। इसी प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना सेंटो और सेटो, SEATO की स्थापना 1954 में हुई थी, जबकि CENTO की स्थापना 1955 में। SEATO और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1954 में, जबकि CENTO और सेंटो की स्थापना होती है 1955 में। ये संगठनों की आपको कम से कम संतो याद रखने मिलान करने वाला प्रश्न भी आ सकता है। अंजुस 1951, सीटो 1954, सेंटो 1955। इसी प्रकार से एक संगठन है जिसका नाम है CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट की स्थापना की बात करें तो 21 दिसंबर 1991। ये CIS और CIS की फुल फॉर्म की बात करें, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। और इस संगठन की स्थापना की बात करें तो आपके 21 दिसंबर और 21 दिसंबर की बात करें तो आपके 21 दिसंबर 1991 को इसकी स्थापना हुई थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, नाटो है, वार्सा है, अंजुस है, सेंटो है, सेटो है, CIS है, इनको आप लोग अच्छे से देख के जाना। यहां से प्रश्न बनने की पूरी क्या है, संभावना है। यहां से आप लोगों का प्रश्न बनेगा। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख घटनाएं। संयुक्त राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ से प्यारे विद्यार्थियों 7 स्टार लगा लीजिए। कम से कम आपके 2 से 3 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे, 2 से 3 प्रश्न आएंगे, 100%। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख घटनाएं की बात कर दी। आप लोगों को पता है, स्टैटिक जीके में आप लोगों ने पढ़ा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं, महासभा है, सुरक्षा परिषद है, ECS है और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, सब आप लोगों को पता है। हम करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो ध्यान रखना, मदन बी लोकुर को UN आंतरिक न्याय प्रणाली के प्रमुख नियुक्त हुए। मदन बी लोकुर, और मदन बी लोकुर की बात करें ना, ये प्यारे विद्यार्थियों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पूर्व सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मदन बी लोकुर, इनको UN यानी कि संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय प्रणाली का प्रमुख नियुक्त किया। और नियुक्त किसने किया, UN महासचिव। और UN महासचिव की बात करें, सर UN महासचिव वर्तमान में कौन है, तो ध्यान रखना एंटोनियो गुटेरस और गुटेरस ने नियुक्त किया था। UN महासचिवों की, प्यारे विद्यार्थियों, UN महासचिवों का क्रम याद करके जाना। यहां से प्रश्न आपके बढ़ेंगे। और UN महासचिवों के क्रम की बात करें ना तो मैंने प्यारे विद्यार्थियों इसी चैनल के ऊपर ट्रिक से UN महासचिव समझा रखे हैं, आप एक बार विजिट कर लेना। 2 भारतीय सैनिकों और 2 भारतीय सैनिकों की बात करें ना, ब्रिगेडियर अमिताभ झा व हवलदार संजय सिंह को
डैग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। डैग हैमरशोल्ड, और डैग हैमरशोल्ड की बात करें तो कौन थे? यूएन के महासचिव थे। और डैग हैमरशोल्ड ने यूएन के बारे में, यूएन की जटिल या फिर अजीब या फिर उलझी हुई प्रक्रिया के कारण पिकासो की अजीब कलाकृति भी कहा था। और ये आपके भारत के ब्रिगेडियर अमिताभ जावे, हवलदार संजय सिंह को डैग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया। ध्यान रखना, जो इनको मेडल मिला वो ये खुद नहीं लेकर आए थे, एक पी हरीश करके है, यूएन में अभी वर्तमान समय में यूएन अपने भारत की तरफ से प्रतिनिधि, उनको मिला था। मिला इनको था लेकिन उन्होंने लिया था। भारत यूएन शांति स्थापना मिशन में केवल महिलाओं का दल भेजने वाला पहला देश बना। बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। यूएन शांति स्थापना, ब्लू हेलमेट, शांति सेना, यूएन और यूएन में शांति सेना को क्या कहा जाता है? ब्लू हेलमेट वाले सैनिक, ब्लू हेलमेट और ब्लू हेलमेट वाले सैनिक कहा जाता है। इन ब्लू हेलमेट वाले सैनिकों में यूएन शांति स्थापना मिशन में केवल महिलाओं का दल भेजने वाला पहला देश कौन सा बना? भारत बना। बहुत अच्छा प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो ये प्रश्न और एक 106वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। यहां से प्रश्न 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसके बाद में देखो, भारत है जो सीएनडी के 68वें अध्यक्ष बना। सीएनडी की बात करें ना तो कमीशन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स, कमीशन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स, इसके 68वें सत्र का अध्यक्ष किसको बनाया गया? भारत को बनाया गया। यूएन महासभा ने फिलिस्तीन को यूएन का सदस्य बनाने का आग्रह किया। यानी कि वर्तमान समय में बात करें यूएन और यूएन में कितने सदस्य देश है? 193 सदस्य देश है। यूएन महासभा की बात करें, असेंबली ने फिलिस्तीन को यूएन का सदस्य बनाने का क्या किया? आग्रह किया। प्यारे विद्यार्थियों, यूएन और यूएन की बात कर 2 या 3% यूएन से 100% बनेंगे। और यूएन आप लोगों को पढ़ने के लिए हम लोगों ने प्यारे विद्यार्थियों कक्षा 11 और 12, अब देखिए आप प्यारे विद्यार्थियों स्कूल लेक्चरर और राजनीति विज्ञान की तैयारी, राजनीति विज्ञान से आप एग्जाम दे रहे हैं, मैं आप लोगों को पुनः कह रहा हूं, आपके लगभग है जो 55% का क्राइटेरिया 12th लेवल तक का दे रखा है। हालांकि मैं बात करूं तो 55 क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग 55 सवाल है जो सीनियर सेकेंडरी स्तर तक के आते हैं, ऐसा कहा गया। उसके बाद में 55 की बात करें तो 55 आपके यूजी लेवल के और 55 हो गए आपके 110, और उसके बाद में 20 सवाल आपके आते हैं पीजी लेवल के। अब देखिए आप लोगों को है ना, हालांकि अब तो समय कम है, लेकिन आप लोगों ने अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है ना, तो आप लोगों को मेरे हिसाब से एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए, कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों की। अब देखिए आप लोगों के पास में समय कम है, अगर आप लोगों ने बिल्कुल भी एनसीईआरटी को नहीं छेड़ी है तो आप पढ़ना ही मत। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, मैं हमेशा मेरी थीम ये रही है कि हम लोग 10 किताब पढ़ें एक बार, उससे अच्छा एक किताब को 10 बार पढ़ ले तो भी सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर आपने पहले पढ़ी है तो मेरे हिसाब से आपको फायदा होगा। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, आप लोग चाहते हैं कि हम लोग फटाफट करें, तो इसी चैनल के ऊपर मैंने 360 डिग्री और 360 डिग्री का रिवीजन करवाया, जिसमें प्यारे विद्यार्थियों एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू और उसकी व्याख्या करवाई। ठीक है, तो आप लोगों का संपूर्ण 360 डिग्री अपन कह सकते हैं कि पूरा का पूरा रिवीजन हो गया। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग इस चैनल पर ये क्लासेस भी नहीं देखना चाहते हैं कि आप लोगों के पास समय कम है और आप ऑनलाइन में अपना समय नहीं देना चाहते, तो प्यारे विद्यार्थियों जो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी में कॉलम बने ना, जो भी कॉलम बन रखे हैं ना एनसीईआरटी की किताबों में, उनको तो आप जरूर पढ़ना ही पढ़ना, वहां से प्रश्न आएगा ही आएगा। तो समय बहुत कम है, परीक्षा सिर आंखों पर है, और माँ सरस्वती, माँ भगवती से वंदन, और आप सभी का माँ सरस्वती, माँ भगवती को वंदन करता हूँ। आप लोगों के लिए दुआएं करता हूँ कि आप लोग भी जल्द से जल्द स्कूल विक्रेता बन जाए, आप ग्रीन पेन प्राप्त कर ले, मोहर प्राप्त कर ले, 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरी तरफ से जितना हो सके निःशुल्क ज्ञान गंगा के तहत मैंने प्रयास किया। और ये अंतिम क्लास में, ये आपके इसमें थोड़ी सी मिस प्रिंट है ना, ये राष्ट्रीय नहीं है, अंतरराष्ट्रीय है।
इंटरनेशनल इंटरनेशनल करंट भी करवा दिया। मैंने आप लोगों से वादा किया था प्रादेशिक करंट भी करवाया, उसके बाद में राष्ट्रीय करंट भी करवाया, और आज की क्लास में मैंने अंतरराष्ट्रीय करंट भी करवा दिया। तो अब मैं चाहता हूं कि आप जितना हो सके सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी है ना, प्रैक्टिस मैन मेक परफेक्ट। आदमी को बार बार प्रैक्टिस करता है ना तो परफेक्ट बना देती है। प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को 100 अध्याय करने की आवश्यकता है। अब आप जितना कम हो सके उतना सोशल मीडिया के ऊपर है। आप लोगों ने जो पहले से पढ़ा है, जो आप लोगों ने पहले से मैटर को फैला रखा है, उसको अब आप लोगों को समेटने की आवश्यकता है। तो पुनः आप सभी का ढेर सारा स्वागत और अभिनंदन। और वो दिन दूर नहीं प्यारे विद्यार्थियों, जिस दिन आप लोग सरकारी सेवा में सेवा मिल जाएगी। और आप एक चीज हमेशा है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप कभी भी जिंदगी में निराश मत होना। जैसे कि हम 2 पेपरों की बात करें, ग्रुप ए का पेपर और ग्रुप बी का पेपर बहुत टाइट था, यानी मॉडरेट से काफी हाई तक था। सॉरी। और मेरे कई दोस्त थे जिनके 30-40% वाला क्राइटेरिया यानी कि 30% भी सही नहीं हो रहे, लेकिन मैंने तो उनको यही कहा आप लोगों को पुनः वापस से रीस्टार्ट कर देना चाहिए। यानी कि खोने के लिए आप लोगों के पास में कुछ नहीं है। सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था उठो जागो और अपनी ताकत को पहचानो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। तो लक्ष्य आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, मिलेगा जरूर। तो जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। एक बार पुनः आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको 100% सफलता मिलेगी। मंजिल तो सामने खड़ी है, मंजिल तक हमारे को केवल और केवल चल के जाना है। और आप लोग चाहते हैं कि आप लोग टेस्ट सीरीज से जुड़े, तो प्यारे विद्यार्थियों एक बार आप क्या करना, ये हम लोगों ने 21 टेस्ट और ये 6 टेस्ट लिए थे, उसकी पीडीएफ एक एक टेस्ट की मैं आपको इस नंबर पर मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा। और आप मैनेज कर सके टाइम को तो आप एक बार टेस्ट सीरीज को जरूर पढ़िएगा। निस्संदेह रूप से आपको कुछ न कुछ फायदा जरूर होगा। तो जय हिंद,